सो हाय दोस्तों, ये मेरे नर्सिंग का ज्ञान यूट्यूब चैनल है। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब एजुकेशनल वीडियो के लिए। ये उन तमाम लोगों के लिए हैं जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, या जिनका सपना है सरकारी नौकरी पाना। तो इनके लिए मैंने ये पहला लेक्चर बनाया है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का। आने वाले लेक्चर्स में मैं और वीडियो लाऊंगा सब्जेक्टिव टाइप के। सबसे पहले उसमें ओबीजी का होगा, इसके बाद मेडिकल सर्जिकल के सभी सिस्टम्स, और ऐसे ऐसे करके मैं कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज लेक्चर बनाता रहूँगा। जो लोग अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ का पहला पार्ट है ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी का। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन टैबलेट फॉर मदर इज़। क्वेश्चंस को समझिए एक बार। क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि एक आयरन की टैबलेट में जो मदर ले रही है उसमें एलिमेंटल आयरन कितना होता है। मदर कितनी भी डोज की टैबलेट ले रही है लेकिन एलिमेंटल आयरन उसमें कितना प्रेजेंट होगा। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर जाता है, जो एलिमेंटल आयरन रहता है वो रहता है 60 mg। ठीक है, तो आंसर जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, द आंसर ऑब्वियस है, ए जा रहा है। द इक्विवेलेंट, अगर आप फेरस सल्फेट की 300 mg की टैबलेट मदर ले रही है तो उसमें 60 mg का एलिमेंटल आयरन होगा। अगर फेरस फ्यूमरेट ले रही है तो 180 mg की जो होती है फेरस फ्यूमरेट, उसमें भी 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा। और फेरस ग्लूकोनेट 500 mg की टैबलेट है, उसमें भी एलिमेंटल आयरन 60 mg ही जाएगा। सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम फेरस ग्लूकोनेट ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following clinical presentation would a nurse expect while assessing a patient with abruption placenta। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि एक नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी जब वो असेस कर रही है किसको, अब्रप्शो प्लेसेंटा वाले पेशेंट्स को या मदर को। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता कि वो उनको आता सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चंस के बिहाफ पे आंसर क्या जा रहा है, वो समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पूछा गया है किसका, अब्रप्शो प्लेसेंटा का। तो मैं आपको बता दूं अब्रप्शो प्लेसेंटा क्या होता है। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ, जहां प्लेसेंटा लगा होता है वहां उसका प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अब्रप्शो प्लेसेंटा। तो हम जाते हैं ऑप्शंस में। हम यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि भाई जो आंसर हमको नहीं लगते हैं उसको हम एलिमिनेट करते रहेंगे और हम करेक्ट आंसर पे पहुँचेंगे। नाउ तो जाते हैं हम आंसर पे। पहला, द रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। वैसे ये जो क्लिनिकल फीचर है वो है प्लेसेंटा प्रीविया का। इट्स द क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का फीचर है रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि जब प्लेसेंटा लोअर मार्जिन पे, जहाँ उसको लगना है वहाँ अटैच ना होके लोअर मार्जिन पे लगे तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। 4 टाइप का होता है, मैं मेरे कंप्लीट लेक्चर्स में प्लेसेंटा प्रीविया को डिस्कस करूँगा। तो ये आंसर तो नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा एडिमा इन लेग्स। अगर मैं एडिमा इन लेग्स में जाऊँगा तो सी इन एडिमा इन लेग्स, एडिमा इन लेग्स जब फीमेल को या तो कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या फीमेल को कोई रेनल प्रॉब्लम है तो उसमें एडिमा इन लेग्स हो सकता है। वैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रहते हैं फीमेल तो उसमें भी एडिमा इन लेग्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं है तो इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं। ऑप्शन सी पे बढ़ते हैं, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्लेसेंटा अपने प्रीमेच्योर अपनी जगह से सेपरेट होगा तो वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स वहाँ पे रप्चर्स हो जाएंगी। जो कनेक्टिव वेसल्स हैं प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में वो रप्चर होगी और रप्चर होने की वजह से एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। तो ये आंसर हो सकता है। चलो डी ऑप्शन में चलते हैं, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PROM। PROM क्या होता है? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इन PROM जहाँ आपका कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन नहीं हुआ है, 10 सेंटीमीटर जो होना होता है वो नहीं हुआ है, कंप्लीट ट्रू लेबर पेन नहीं आया है, इससे पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो उसको हम कहते हैं
OM, लेकिन दैट इज़ नॉट द क्लिनिकल फीचर ऑफ अब्रप्शो प्लेसेंटा। तो आंसर जाएगा क्या हमारा C। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू द C। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। नो, ओके, आंसर करेक्ट C है। प्लेसेंटल अब्रप्शन इज द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा। जो नॉर्मली लोकेटेड आपका प्लेसेंटा है वहाँ से प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाए, जिसका कैरेक्टराइज क्लिनिकल फीचर जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, जो हमारे आंसर में यूटेराइन टेंडरनेस, आपका यूटेराइन बहुत टेंडर मिलेगा, रैपिड कंट्रैक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा रप्चर हुआ तो कंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, फीमेल को एब्डोमिनल पेन होगा, फीटल हार्ट रेट एब्नॉर्मलिटीज़। ये क्यों होता है? चूँकि आप देखते हैं कि जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हुआ तो आप फीटस को जो ब्लड पहुंचना होता उतना नहीं पहुंच पाता, तो ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज़ हुई फीटस को, तो फीटस अपने हार्ट से कंपनसेशन करेगा, टेकीकार्डिया करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फीटल हार्ट रेट आपको बढ़ी हुई मिलती है। तो दैट इज़ द फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ प्रेग्नेंट मदर विद अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ओके, यहाँ पे फीमेल को क्या हो रखा है? हाइपरटेंशन हो रखा है। ओके, सॉरी, स्लाइड पहले वाली चली गई थी, वापस लाता हूँ मैं। ओके, तो मदर को क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, तो क्वेश्चंस क्या पूछना चाहता है? एक फीमेल जिसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरटेंशन क्या होता है? जब सिस्टोलिक प्रेशर 140 से अबव चल जाए, डायस्टोलिक प्रेशर आपका 110 से अबव चल जाए, तो उसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? पहला ऑप्शन मेथालडोपा। यस, मेथालडोपा एक अच्छी ड्रग है हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि ये आपके कार्डियाक सिस्टम के, मदर के कार्डियाक सिस्टम में, रेनल सिस्टम में कुछ अल्टर नहीं करती है। तो मेथालडोपा एक ऑप्शन में है। अटेनोल, अटेनोल आपका बीटा ब्लॉकर है, तो ये भी हो सकती है, लेकिन अटेनोल आपके कार्डियाक और रेनल सिस्टम मदर के अल्टर करती है। अगर मदर के कार्डियक आउटपुट में अल्टरेशन होगा तो जितना कार्डियक आउटपुट जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा। अगर वो नहीं गया तो प्लेसेंटा को उतना ब्लड नहीं जा पाएगा, प्लेसेंटा को नहीं गया तो फीटस को इतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। अगर फीटस को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो मे बी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। तो इस वजह से ये अच्छी ड्रग हम नहीं मानते, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, बी को। डाइजिपाम, डाइजिपाम इज़ नॉट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। डाइजिपाम एक सेडेटिव ड्रग है। डाइजिपाम को हम स्किज़ोफ्रेनिक ड्रग में भी यूज़ करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट आपका ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लैम्शिया का। ड्रग ऑफ चॉइस है किसका? एक्लैम्शिया का, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन ए। लेट्स सी क्या आंसर जाता है। ओके, करेक्ट आंसर इज द आंसर ए। मेथालडोपा इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट मदर विद अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्यों? बिकॉज ड्रग डज नॉट अल्टर द मैटरनल कार्डियक आउटपुट। एज आई एम सेइंग, ये मैटरनल कार्डियक आउटपुट में कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं करती है, जिसकी वजह से यूट्रस और किडनी में कुछ भी टाइप का अल्ट्रेशन नहीं होता है। जबकि आप जैसे अदर ड्रग्स ले रहे हो, लाइक अटेनोल ले रहे हैं, जैसे आप अटेनोल लेने की वजह से ऑब्वियस है आपके इंट्रायूटेराइन, क्योंकि कार्डियक आउटपुट में प्रॉब्लम होगी, कार्डियक आउटपुट में प्रॉब्लम हुई तो प्लेसेंटा में ब्लड और ऑक्सीजन कम जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को इतनी ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट इज़ द ट्रीट किया जाता है किसके लिए? प्रीक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया के लिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। ओके, क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा, क्वेश्चंस को समझते हैं हम। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए को देखते हैं, चैडविक साइन। चैडविक साइन को ही जैक्वेमियर साइन भी कहते हैं। होता क्या है जैक्वेमियर साइन? जैक्वेमियर साइन ब्लूइश डिस्कलराइजेशन, डस्की ह्यू ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल या सर्विक्स का जब ब्लूइश डिस्कलराइजेशन होने लगता है तो उसको हम जैक्वेमियर साइन या चैडविक साइन कहते हैं। तो ये तो आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। ओसिएंडर साइन, व्हाट इज़ द ओसिएंडर साइन? ओसिएंडर साइन वो होता है जब आप लैटरल फोनिक्स पे आप पल्पेट करते हो तो वहाँ पे आपको पल्सेशन इंक्रीज मिलता है, तो दैट इज़ द ओसिएंडर साइन। तो ये भी आंसर नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। पिस्कासिड साइन, पिस्कासिड साइन क्या होता है? जब कभी भी प्लेसेंटा का लैटरल इम्प्लांटेशन होता है तो लैटरल इम्प्लांटेशंस की वजह से
यूट्रस का हाफ वाला पार्ट तो आपको हार्ड मिलता है और हाफ वाला सॉफ्ट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द पिस्कासेट साइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्विक्स को सॉफ्ट करा ना, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। तो ऑब्वियस एक ही ऑप्शन बचा, द करेक्ट आंसर इज द डी, गुडल साइन। गुडल साइन इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका क्या है। ओके, द आंसर इज ऑब्वियस डी, गुडल, जिसका नाम से लिया गया है विलियम गुडल के नाम से। गुडल साइन इज अ सिग्निफिकेंट सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स ड्यू टू द इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन। वेस्कुलराइजेशन की वजह से सॉफ्टनिंग होता है। और इससे भी मैं अच्छा आंसर आपको बताऊं तो ये मेनली होता है हार्मोनल की वजह से, है ना, हार्मोन की वजह से ये मेनली देखने को मिलता है ना। तो अच्छा, जो फीमेल बहुत ज़्यादा माला एन माला डी ले रही है या एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है तो उनको भी सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलता है। ये मेनली 4 to 6 वीक्स में आपको ये साइन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेप्शन ऑफ द एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, लेट डिस्कस। एक मदर को एक्टिव फीटल मूवमेंट हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बेलॉटमेंट। बेलॉटमेंट नहीं कहते हैं। बेलॉटमेंट क्या होता है, बेलॉटमेंट टेस्ट किया जाता है टू फाइंड आउट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है या नहीं है। बेलॉटमेंट जो वर्ड लिया गया दैट इज़ अ बेलूटूस से लिया है, जिसका मतलब है मूवमेंट। यहाँ पे हम फीटस की कुछ मूवमेंट करा के देखते हैं, लेकिन वो एक्टिव फीटल मूवमेंट नहीं होती है, वो हम पैसिवली कराते हैं। जैसे एक्सटर्नल में क्या करते हैं कि एग्जामिनर अपने दोनों हाथ लैटरली रखेगा, राइट स्ट्रोक करके लेफ्ट स्ट्रोक पे फीटल की मूवमेंट देखेगा, दैट इज एक्सटर्नल बेलॉटमेंट। इंटरनल बेलॉटमेंट में ग्लव फिंगर से वेजाइना के थ्रू उस पे एक स्ट्रोक मारेगा फीटल हेड पे। अगर फीटल हेड अपर साइड से स्ट्रोक मार के वापस नीचे आएगा, मतलब आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, तो उसको हम कहते हैं बेलॉटमेंट। तो ये बेलॉटमेंट इसका आंसर नहीं है। तो पहला देखो, हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर रहे हैं तो ऑप्शन ए हमने इनकरेक्ट कर दिया। व्हाट इज द एंगेजमेंट, ऑप्शन बी हमारा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट द प्रोसेस ऑफ कार्डिनल जो मूवमेंट होती है लेबर की, उनमें से एक है ये मूवमेंट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है, जब पेल्विक इनलेट में फीटल का हेड, मैक्सिमम डायमीटर जो फीटल का हेड होता है, अगर वो आके अंदर चल जाता है पेल्विक इनलेट में, दैट इज़ कॉल्ड द एंगेजमेंट। तो इसको भी नहीं आंसर जाएगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी, क्विकनिंग। यस, द करेक्ट आंसर इज द क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है, जब फीमेल को एक्टिव फीटल मूवमेंट होने लगे बच्चे के फीटस के, दैट्स कॉल्ड द क्विकनिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा क्विकनिंग। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, व्हाट इज द लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है, जैसे ही एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट होने के बाद मदर को कुछ सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है, उसके रेस्पिरेशन जो डिस्निया होता है वो थोड़ा सा रिलीव होने लगता है, तो उसको बोलते हैं लाइटनिंग। फीमेल अब लाइट फील करती है पहले से, जैसे एंगेजमेंट होने के बाद फीमेल सब काइंड ऑफ रिलीफ फील करती है, लाइट फील करती है, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो करेक्ट आंसर इज द सी। ओके, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्विकनिंग इज़ द एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि मेनली आपको 16 से 20 वीक में देखने को मिलता है, किसी किसी बुक में आपको 18 से 20 वीक में भी देखने को मिलता है। अगर आपको कभी एक आंसर चूज़ करना पड़े तो आपको एक आंसर चूज़ करना है 18 वीक इन प्राइमरी पैरा में। जबकि मल्टी पैरा क्या होता है, द फीमेल द मदर जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को डिलीवर करा चुके हैं, तो उनमें थोड़ा सा जल्दी क्विकनिंग होने को मिलती है, जो वीक है आपका 15 से 17 वीक ऑफ गेस्टेशन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, विच इज़ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन मदर ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, इसका आंसर बहुत सीधा है। ऐसा कौन सा बायोकेमिकल मार्कर है जो बच्चों को अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है तो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, वो मार्कर डिटेक्ट होगा। तो इसका आंसर ऑब्वियस है, सबको पता होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन वो बायोकेमिकल मार्कर है जो अगर फीटस को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो मदर के ब्लड में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम है तो मे बी बेबी फीटस सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर तो ए चल जाएगा। जो बी ऑप्शन है, एस्कॉर्बिक एसिड इज़ अ विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। 2 तरीके के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और
फैट सोल्यूबल, जिसमें फैट सोल्यूबल आपका ADEK होता है, और जबकि वाटर सोल्यूबल B और C होता है। ऑप्शन C इज़ एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक तरीके का एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट भी करते हैं जब कभी भी लीवर की कोई प्रॉब्लम होती है, लीवर फेलियर होता है, लीवर सिरोसिस होता है, तब हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट करवाते हैं। एमिनो एसिड वो होते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड मिल के आपके प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चरल यूनिट प्रोटीन की बोली जाए तो एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड असेंशियल भी होते हैं, सेमी असेंशियल भी होते हैं, नॉन असेंशियल भी होते हैं। देयर इज़ अ 20 to 21 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। तो करेक्ट आंसर इसमें, इस क्वेश्चन में हमारा जाएगा ए, दैट इज़ अल्फा फिटोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर यस, अल्फा फिटोप्रोटीन इज़ द करेक्ट आंसर। जिसमें हाई मिलता है दैट इज़ ये हो गया आपका, और अगर कम मिल रहा है तो फीटस को मे भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम, जो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द फॉल्स लेबर पेन। क्या पूछना चाह रहा है, फॉल्स लेबर पेन का कौन सा इनमें से फीचर है। तो देखते हैं कौन सा फीचर है। नॉट एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, मतलब हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस नहीं होगा, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। ओके, ये फीचर है फॉल्स लेबर का, लेकिन कुछ और भी देखते हैं। ऑप्शन ए हो सकता है। नेक्स्ट बी में बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज। ओके, दिस आर द फीचर ऑफ द ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ते हैं। पहले 10 मिनट में आपके एक आता है, और जैसे जैसे टर्म आने पे 10 मिनट्स में 3 कंट्रैक्शन आने लगते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है ऐसे कंट्रैक्शन बढ़ते हैं। तो इट इज़ अ फीचर ऑफ द ट्रू लेबर पेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एसोसिएटेड विथ शो। ओके, दिस आर द आल्सो फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन। शो क्या होता है, जब डिलीवरी होने वाली है द लास्ट ट्राइमेस्टर, सम म्यूकस प्लग के साथ कुछ ब्लड भी आने लगता है, या ब्लड के साथ कुछ म्यूकस प्लग भी आने लगता है, जिसको हम शो कहते हैं। मतलब इट इज़ द ट्रू लेबर, मतलब अब डिलीवरी होने वाली है। तो इट इज़ आल्सो फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन। प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द यूट्रस। प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ यूट्रस मतलब जैसे जैसे नियर ऑफ टर्म आने लगता है तो सर्विक्स का डायलेशन, यहाँ पे यूट्रस का नहीं, यहाँ पे सर्विक्स होनी चाहिए, तो सर्विक्स का डायलेशन होने लगता है, जैसा 10 सेंटीमीटर होता है। तो दस आल्सो फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन। तो ये तीनों आपके फीचर हैं ट्रू लेबर पेन के, लेकिन आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है ट्रू लेबर पेन का फीचर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए। आंसर देखते हैं हम। यस, आंसर ए। फॉल्स लेबर पेन रिफर्ड एज ब्रैक्सन हिक कंट्रैक्शन। ब्रैक्सन हिक कंट्रैक्शन आगे जाके ट्रू लेबर कंट्रैक्शंस में जाते हैं, ट्रू लेबर पेन कंट्रैक्शंस में जाते हैं। ये ब्रैक्सन हिक कंट्रैक्शंस जिसको सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, मेनली 16 वीक में। ये आपका भोपाल एम्स में क्वेश्चन आ भी चुका था कि ब्रैक्सन हिक कंट्रैक्शन सबसे पहले कब फेल्ट होते हैं। देखो, इनिशिएशन तो 6 वीक्स में भी 6 वीक्स में हो जाते हैं, लेकिन जब फेल्ट मतलब मदर को फेल्ट कब होते हैं, महसूस कब होते हैं, तो वो होते हैं 16 वीक में, सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो ये आपका आंसर जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अ लोकलाइज्ड इडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन द फीटल स्कैल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज। अब समझना क्वेश्चन क्या कहना चाहे। लोकलाइज इडिमा हो रहा है फिटस को, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड या कहाँ पे, फीटल स्कैल्प में हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा हमको फीटल स्कैल्प में। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा फीटल स्कैल्प को ड्रॉ करके बता देता हूँ। दैट इज़ अ स्कैल्प, देयर इज़ अ मेम्ब्रेन्स, देयर इज़ अ बोन। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है। तो ये स्कैल्प, अगर इस जगह पे अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इडिमा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैपुट सक्सीडेनम। करेक्ट है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे आपकी सूचर लाइन होती है, और ये कैपुट सक्सीडेनम आपके सूचर लाइन को क्रॉस करता है। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कैपुट, इनमें से कौन सा जो सूचर लाइन को क्रॉस करता है, तो आपका आंसर जाता है कैपुट सक्सीडेनम। वेयर द सिफिल हेमाटोमा, सिफिल हेमाटोमा बिटवीन द, ये बोन है आपकी पेरियोस्टियम, और इसके बीच में अगर आपका मेम्ब्रेन्स के बीच में अगर फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम सिफिल हेमाटोमा, और ये कभी भी सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए।
आंसर डी वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। क्राउनिंग क्या होता है? क्राउनिंग इज आल्सो कार्डिनल फीचर्स ऑफ लेबर, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ द लेबर। क्या होता है क्राउनिंग? जैसे ही फीटल का हेड आपके लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा को साइड में करते हो, जैसे आपको फर्स्ट टाइम विजुलाइज होता है फीटल का हेड, दैट द कॉल्ड द क्राउनिंग। मोल्डिंग क्या होता है कि जो सूचर्स होते हैं वो सूचर्स धीरे धीरे फोल्ड होने लगते हैं, अपने आप में मोल्ड होने लगते हैं, आपस में पास में आने लगते हैं, दैट द प्रोसेस कॉल्ड द मोल्डिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा आंसर ए, दैट इज द मोल्डिंग। ओके, एग्जैक्टली आंसर जाएगा हमारा ए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कैपुट सक्सीडेनम इज अ नियोनेटल कंडीशंस इन्वॉल्विंग सीरो संगुइनस सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रा पेरीऑस्टियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा पेरीऑस्टियल फ्लूइड है ना। अगर ये पेरीऑस्टियल फ्लूइड होता तो हम इसको सिफेल हेमाटोमा कहते हैं, है ना। तो दैट इज द एक्स्ट्रा पेरीऑस्टियल फ्लूइड कलेक्शन। कैपुट सक्सीडेनम प्रेजेंट एज अ स्कैल्प स्वेलिंग दैट एक्सटेंड अक्रॉस द मिड लाइन ओवर द सूचर लाइन। ये मैं तुम्हें आपको बताना चाह रहा था क्वेश्चंस में कि ये जो सूचर लाइन को है वो क्रॉस करता है, जो मेनली हेल्प करता है हेड मोल्डिंग में, और ये कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाता है, फर्स्ट फ्यू डेज में, फर्स्ट वीक में ये मेनली रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोएमनियोस इन अ वुमन विद द गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा रीज़न है डेवलप करने में, क्या? हाइड्रोएमनियोस। हाइड्रोएमनियोस का दूसरा नाम है, सिंक्रिनस नाम है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। मैं बताऊंगा किसको, एक वुमन जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस वाली वुमेंस को, फीमेल को, मदर को क्यों पॉलीहाइड्रोएमनिस होता है, उसका क्या रीज़न है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं व्हाट इज द पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस। पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस उसको कहते हैं जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से एटम ज़्यादा हो जाए, 2 लीटर से ज़्यादा हो जाए। अगर आप यूएसजी की बात करो तो यूएसजी में क्या होगा, यूएसजी में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपका 25 से ज़्यादा हो जाए। SDI सिंगल डिपेस इंडेक्स आपका 5 से ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस। अगर मैं इसकी कॉज की बात करूं तो कॉज ये खुल नहीं रहा है, कोई ना। अगर इसके कॉज की बात करूं तो 3 तरीके के कॉज हो सकते हैं। ओके, आंसर इसका दिख भी गया आपको। अगर मैं इसके कॉज की बात करूं, 1 मिनट, ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ओके, अगर मैं इसकी कॉज की बात करूं तो 3 तरीके के कॉज हो सकते हैं। पहला फीटल कॉज होता है, दूसरा प्लेसेंटल कॉज होता है, तीसरा मैटरनल कॉज होता है, चौथा होता है आपका इडियोपैथिक। तो इसको मैं मेरे कंप्लीट जो लेक्चर होंगे उसमें मैं डिस्कस करूँगा। अब मैं आता हूँ ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है आपका हाइपरप्लेसिया ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हाइपरप्लेसिया, ओके, जो हाइपरप्लेसिया ऑफ ब्लड वेसल्स है, हाइपरप्लेसिया ऑफ ब्लड वेसल है वो आपका होता है प्लेसेंटल डिफॉर्मिटीज़ में, जिसको बोलते हैं कोरियोएंजियोमा। कोरियोएंजियोमा इज़ एक तरीके का ट्यूमर लाइक सिचुएशन है जहाँ पे ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का हाइपरप्लेसिया होने लगता है, जिसकी वजह से ट्रांसुडेशंस बहुत ज़्यादा होता है फ्लूइड का। अगर फ्लूइड का ट्रांसुडेशंस बहुत होगा तो वो पूरा फ्लूइड ट्रांसुडेट होने की वजह से एमनियोटिक कैविटी में जाएगा, एमनियोटिक कैविटी में मिक्सअप होगा एमनियोटिक फ्लूइड में, और जिसकी वजह से हाइड्रोएमनियोसिस होगा। तो ये रीज़न है, लेकिन ये डायबिटीज़ की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है आपका प्लेसेंटल कोरियोएंजियोमा की वजह से, है ना। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता, आंसर एक गलत। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी फीटल डायूरेसिस, ओके, ये में भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की सिचुएशन समझते हैं हम। होता क्या है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में, मदर का ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है। शुगर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो वही ज़्यादा शुगर, वही ज़्यादा ग्लूकोज वाया प्लेसेंटा से होते हुए फीटस के पास जाएगा। फीटस के पास जाएगा तो फीटस इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा इन द सेंस फीटस में मेटाबोलिज़म ज़्यादा होगा।
मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो वाटर भी ज़्यादा बनेगा, और वाटर ज़्यादा बनेगा तो फीटल यूरिन भी ज़्यादा करेगा, जिसको हम बोलते हैं फीटल डायरोसिस। चूँकि एमनियोटिक फ्लूइड का एक मेनली कंपोजिशन होता है आपका फीटल यूरिन। अगर मैं एमनियोटिक फ्लूइड की ही बात कर रहा हूँ तो अर्ली इन प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड आपका मैटरनल प्लाज्मा से छन छन के ट्रांसुडेशन से होके आता है। आफ्टर मिडल ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर फीटल की स्किन कॉर्निफाइड हो जाती है, तो प्लाज्मा छन छन के नहीं जाता है, तो तब मेनली कंपोजिशन बनता है आपका फीटल यूरिन से। तो मेनली जो कंपोजिशन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो होता है आपका फीटल यूरिन से। तो फीटल यूरिन अगर ज़्यादा कर रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से द करेक्ट आंसर जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए बी। लेट्स सी, लेकिन बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब्सेंस ऑफ स्वेलोविंग रिफ्लेक्स इन फीटस, ओके, ये भी पॉलीहाइड्रोमनियोसिस का एक कॉज है। अब्सेंस ऑफ स्वेलोविंग रिफ्लेक्स ये मेनली फीटल कॉज है कि जैसे फीटस को सपोज करो कोई भी फीटल डिस्फॉर्मिक सिंड्रोम है। फीटल डिस्फॉर्मिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपका फीटल फॉर्म हो रहा है वो डिस्फॉर्म हो रहा है, वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा। जैसे सपोज करो उसको क्लैप्ट लिप है, क्लैप्ट पैलेट है, तो वो स्वेलो अच्छे से नहीं कर पा रहा। अगर स्वेलो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ओके, एमनियोटिक फ्लूइड का 750 750 ml जो आपका एट टर्म 1000 ml रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो एक कांस्टेंट अमाउंट में इसलिए भी रहता है क्योंकि फीटस कंटिन्यूस को स्वेलो करता रहता है। पर डे 750 750 ml फीटल उसको स्वेलो करता है और वापस उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो एक कांस्टेंट अमाउंट बना रहता है आपका 1000 ml एट टर्म। लेकिन अगर उसका स्वेलोइंग रिफ्लेक्स ही नहीं है ड्यू टू द फीटल डिस्फॉर्मिक सिंड्रोम, तो वो 750 ml 750 ml जो पर डे का स्वेलो करना होता है वो नहीं कर पाएगा। तो वो स्वेलो नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड अंदर के अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोसिस। इंक्रीज ट्रांसुडेशंस, एज आई टोल्ड कि भाई कोई भी रीज़न जिसकी वजह से ट्रांसुडेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोमनियोसिस होता है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा दैट द ऑप्शन बी, फीटल डायरेसिस। एग्जैक्टली, हाइड्रोमनियोसिस और पॉलीहाइड्रोमनियोसिस मेडिकल कंडीशन जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ता है एमनियोटिक सैक में। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैटरनल कॉज जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है, मैटरनल डायबिटीज़ है, तो इसकी वजह से होता है। और जब अगर हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो फीटल मदर को हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मदर को हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो वही ज़्यादा ग्लूकोज बेबी में जाएगा, तो जिसकी वजह से फीटर हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और फीटर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फीटल मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फीटल डायूरेसिस होगा, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया होगा, और पॉलीयूरिया की वजह से आपका हाइड्रोएमनियोसिस होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा बी। Next question, the type of pelvis in which the feature of the heart shape, question समझना, heart shape, brim, narrow forepelvis and sciatic notch with the prominent ischial spine and suprapubic angle is less than 90। क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेल्विस है जिसका ब्रीम हार्ट शेप का है, फर्स्ट, नैरो फॉर पेल्विस है, सियाटिक नोच बहुत प्रोमिनेंट है, सियाटिक नोच आपका लाइक दैट इज अ सियाटिक नोच, और इसका सब पुबिक एंगल लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है। तो बढ़ते हैं अपन ऑप्शन में, गायनेकोइड पेल्विस। ओके, गायनेकोइड पेल्विस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस होता है। इट इज़ अ फीमेल पेल्विस, जिसका अगर ब्रीम की बात करूं तो उसका जो पेल्विक का ब्रीम होता है वो ऑलमोस्ट राउंड शेप का होता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का होता है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा बिकॉज इट इज़ अ फीमेल पेल्विस, और इसका जो ब्रीम है वो कैसा है आपका राउंड शेप है। अगर इसका सियाटिक नोच की बात करूं तो वो जो सियाटिक नोच होता है उसका वो ब्लंट होता है, ठीक है। अगर सुप्रा प्यूबिक एंगल की बात करूँ तो एग्जैक्ट 90 डिग्री या 90 डिग्री से थोड़ा सा बट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। तो ये फीचर्स तो नहीं है, तो आंसर हमारा ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी पे बढ़ता हूँ मैं। ऑप्शन बी आपका जो है वो है एंड्रॉयड पेल्विस। ओके, एंड्रॉयड पेल्विस की मैं बात करूँ तो उसका जो पेल्विक ब्रीम होता है, पहली बात तो ये मेल शेप पेल्विस है। सेकंड चीज़ अगर मैं ब्रीम की बात करूँ तो दिस अ हार्ट शेप, है ना, हार्ट शेप का ब्रीम है, करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन भी यही पूछा है जिसका हार्ट शेप ब्रीम है। ओके, इसका भी एंड्रॉयड पेल्विस का भी जो फोर पेल्विस होता है वो नैरो होता है, सियाटिक नॉच इसकी भी प्रोमिनेंट होती है, और सुप्रा प्यूबिक एंगल दैट इज लेस देन
90 डिग्री एंगल होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी। फिर भी ऑप्शन सी डी में हम पहुंचते हैं। ऑप्शन सी जो है दैट इज एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जिसका ब्रीम लॉन्ग ओवल शेप का होता है, इसका जो सुप्राप्यूबिक एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जो कि प्रेगनेंसी या जो डिलीवरी करने के लिए ऑथेंटिक नहीं है, नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये होता है सी, जिसको एप टाइप भी बोलते हैं, जानवरों का जो होता है दैट इज एप टाइप। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस जिसका ब्रीम आपका किडनी शेप का होता है और इसका भी आपका सब प्यूबिक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसका भी जो इस्चल स्पाइन है वो ब्लंट होगा, है ना। तो दैट इज़ द प्लेटिपेलॉइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द आंसर बी। ओके, गायनाकॉड पेल्विस इज आल्सो नोन एज ट्रू पेल्विस। जैसा कि मैंने बताया ये ट्रू पेल्विस है, सबसे ज़्यादा यही होता है। ट्रू पेल्विस इज ओवल एट इनलेट, ओवल नहीं कहेंगे, आई थिंक सो राउंड होता है मेनली, है ना, ये थोड़ा सा, है ना। विथ द वाइड सुप्राप्यूबिक आर्क, पेल्विक ब्रीम इज अ ट्रांसवर्स एलिप्स, वेयर इज एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है उसका ओवल शेप होता है पेल्विक ब्रीम, है ना। प्लेटिपेलॉइड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका किडनी शेप, और हमने बता दी जो एंड्रॉयड होता है उसका होता है हार्ट शेप। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये वर्चुअल कीबोर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये आपका मल्टीपल क्वेश्चन है, ऋषिकेश में से मल्टीपल पूछे थे, लेट डिस्कस करते हैं। मल्टीपल में अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। द मैटरनल ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। सो तो हमारा क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज़ द मैटरनल ऑब्जर्वेशन। आप मैटरनल ऑब्जर्वेशंस क्या करोगे इन पीपीएच। अब क्वेश्चन समझना, पीपीएच होता क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर विद इन 24 आवर्स में अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो रही है और उसमें 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, दैट इज़ द पीपीएच। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हो रही है और ट्विंस प्रेगनेंसी में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको भी हम पीपीएच कहते हैं। अगर सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं और अगर उसमें 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको भी हम पीपीएच कहते हैं। और फाइनली अगर हिस्टेक्टमी कर रहे हैं और अगर उसमें 1500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको भी हम पीपीएच कहते हैं। देयर आर द सर्टेन डेफिनेशन ऑफ पीपीएच। तो अब देखते हैं हम क्या ऑब्जर्वेशन करें एज अ नर्स, व्हाट यू आर ऑब्जर्व। तो सबसे पहले एस्टिमेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस। यस, टोटल वॉल्यूम ऑफ, भाई कितना ब्लड लॉस हुआ है तभी तो इंटरवेंशन हम स्टार्ट करेंगे, तभी तो हम कितना इंटरवीन करना है, कितना हमको फ्लूइड रिप्लेस करना है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन ऑब्वियस से करना है। रिकॉर्ड पल्स एंड टेम्परेचर एवरी 15 मिनट। ओके, ये ऑप्शन कहना चाह रहा है कि भाई आपको हर 15 मिनट में वाइटल साइंस असेस करना है, तो ऑब्वियस हम हर 15 मिनट में वाइटल साइंस को असेस करते हैं। नेक्स्ट, द मॉनिटर द सेंट्रल वेनस प्रेशर। एग्जैक्टली, इससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कितना ब्लड प्रेशर है, कितना प्रेशर मेंटेन हो रहा है या कितना ब्लड प्रेशर हमको मेंटेन करवाना है, तो ये भी करना है। तो ये तीनों तो करना ही है, देखते हैं। चौथा ऑप्शन, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड विदाउट इंटरप्शन टू कॉम्बेट द फ्लूइड लॉस। ओके, ये कहना चाह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द आईवी फ्लूइड। ऑब्वियस हम आईवी फ्लूइड को इन पीपीएच में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन विदाउट इंटरप्शन नहीं, विदाउट इंटरप्शन हम नहीं करते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कितना फ्लूइड लॉस हुआ है। तो ऑप्शंस क्या कह रहा है, बिना आप फ्लूइड लॉस को कॉम्बेट किए हुए आप कंटिन्यू आपको फ्लूइड चढ़ाते रहना है। तो ऑलमोस्ट फिर ये हो सकता है कि जो हाइपोवोलेमिया हुआ था वो इस वेंट टू द हाइपरवोलेमिया, है ना। तो हमारा जो करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज़ द इनकरेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा आई थिंक सो ए बी सी जिसमें हो। ओके, पहले में ही ए बी सी है, तो करेक्ट आंसर इज़ द ए बी सी। लेट्स सी इन आंसर। ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज़ द ए। हम रेगुलर असेसमेंट करते हैं हर 15 मिनट में, हम आइडेंटिफाई करते हैं कितना ब्लड लॉस हुआ है, फंडल हाइट कितनी है वो भी हम देखते हैं, बीपी कितनी है वो भी देखते हैं, पल्स कितनी है वो भी हम देखते हैं। तो ये कंप्लीट चीज़ें हम देखते हैं पीपीएच सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड
द फॉलोइंग एक्सेप्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन समझते हैं। क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि इंडक्शन ऑफ लेबर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप नहीं कराएंगे एक्सेप्ट इनमें से, मतलब हम करवा सकते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हम करवा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नहीं करवा सकते, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम करवा सकते हैं। क्वेश्चन ये कहना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्या, इंडक्शन ऑफ लेबर, इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट आके इसने क्वेश्चंस की पूरी लैंग्वेज को ही चेंज कर दिया है ना। तो देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया जब प्लेसेंटा अपने जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन है वहाँ पे ना लग के थोड़ा सा नीचे की तरफ लगे, दैट इज़ द प्लेसेंटा प्रीविया। 4 टाइप के होते हैं, मार्जिनल, लो लाइंग, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जिसको इनकम्प्लीट और कंप्लीट भी कहते हैं। ये मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा। तो लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि इसमें आप इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। फिटल मैक्रोसोमिया, फिटल मैक्रोसोमिया जब फीटस आपका नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा है, ये मेनली गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो मदर होती है उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये है, तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, सी देखते हैं कोड प्रेजेंटेशन। कोड प्रेजेंटेशंस क्या होता है कि जब आपका ओस की वेजाइना में जब आप पीवी करते हैं, या जब आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो फर्स्ट पार्ट जो आपको दिखता है वो आपको कोड दिख गई। वैसे तो आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, आपको अगर हेड दिखा तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। लेकिन जैसे आपको आप देखने विजुलाइज करने गए और तो आपको सबसे पहले एग्जामिनर को कोड दिखा, तो उसको हम बोलते हैं कोड प्रेजेंटेशन। वैसे कोड प्रेजेंटेशन में भी कभी भी आप इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते। इंडक्शन ऑफ लेबर इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर कोड प्रेजेंटेशन है, अगर आपने कंट्रैक्शंस किया तो कोड कंप्रेस होगी, कोड कंप्रेस होगी तो ज़्यादा या अमाउंट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड प्लेसेंटा को नहीं जाएगा, जिससे प्लेसेंटा में प्लेसेंटा को नहीं गया तो फीटस को हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से फीटल डेथ भी कर जाता। तो हम इसमें भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते। तो ये भी करे, ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन मतलब जब फीटल का हेड मतलब सिफेल और पेल्विक का दोनों का प्रोपोर्शनल एक जैसा नहीं है। चाहे फीटल का हेड बहुत बड़ा है, पेल्विस छोटी है, पेल्विस में कहीं कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, मालफॉर्मिटी है, तो ऐसे डिस्प्रपोर्शनेट में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ओके, तो कर तो किसी में भी नहीं सकते, लेकिन अगर एक ऑप्शन एक आंसर चुनना ही है तो मैं इसमें चुनूंगा फिटल मैक्रोसोमिया। फिटल मैक्रोसोमिया में हम कर सकते हैं, बाकी तीनों में ज़्यादातर नहीं करता। लेट्स सी आंसर क्या होता है। ओके, आंसर ऑब्वियस बी गया। द कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्लूड वासा प्रीविया। वासा प्रीविया मतलब अगर कोई वेसल्स आपकी पहले आ जाए प्रेजेंटेशन में, जैसे जिसको कोड प्रेजेंटेशंस में भी हम देखते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया मैंने बताया, माइमेक्टोमी विथ एंट्री इनटू द यूटेराइन कैविटी। प्रीवियस क्लासिकल हिस्टेरेक्टोमी कर रखी है, इसमें तो वैसे ही नहीं होगा, है ना। फीटल, हाँ ओके, मदर को एक्टिव हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस का अगर एक्टिव अगर वो है तो उसमें भी हम नहीं करते। और अगर फीटल का ट्रांसवर्स लाई है उसमें भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 20 वीक। सो तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा बेस्ट मेथड है। वैसे अगर मैं एमटीपी की बात करूं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो की जाती है लेस देन 20 वीक तक ही एमटीपी की जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बढ़ते हैं ऑप्शन में, हमको पूछ रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, है ना। तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न, ओके, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न हो सकता है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करके हम करते क्या है, मिनी लेबर। ऑक्सीटोसिन आपके मायोमेट्रियम के रिसेप्टर पे या फंडस के वहाँ पे रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है और कंट्रैक्शंस करवाता है, जिसकी वजह से हम मिनी लेबर करवाते हैं। तो ये आल्सो एक मेथड है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, अच्छा, जिसको सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, दैट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं, ये हो सकता है ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी, दैट इज़ द मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट ये आपका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का एक मेथड है। मेथोट्रेक्सेट और मिफीप्रिस्टोन, दैट आर मेडिसिन, है ना। तो ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अच्छा ऑप्शन है।
ये यूज़ करते हैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेस देन 12 वीक में। बेस्ट तो अगर करना चाहो तो 8 वीक इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन 12 वीक तक हम इसको करते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी, क्योंकि मिफीप्रिस्टोन और मेथोट्रेक्सेट दोनों काम करते हैं, है ना। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी इज़ अ वैक्यूम एस्पिरेशन। वैक्यूम एस्पिरेशन ये भी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बेबी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो या जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं, तो उसको हम एस्पिरेट नहीं कर सकते, है ना। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब लिम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो हम उस टाइम वैक्यूम एस्पिरेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए मुझे करेक्ट लग रहा है। मे बी लेट्स सी द आंसर। ओके, ऑप्शन ए सही इज़ द करेक्ट है। सही नहीं है, करेक्ट है, जो भी कहना चाहो। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करने के बाद डायलिटेशन क्यूरेटेज करते हैं, जिसको इवैक्यूएशंस मेथड भी कहते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में बेस्ट मेथड है। मेथोट्रेक्सेट, मिफीप्रिस्टोन एंड वैक्यूम एस्पिरेशन आर द मेथड अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एज आई टोल्ड यू, ये तीनों मेथड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेस्ट है अडॉप्ट करने के लिए। अगर इसमें भी अगर बेस्ट आंसर देखा जाए तो मिफीप्रिस्टोन और मेथोट्रेक्सेट की जो मेडिसिन है दैट आर द बेस्ट कॉम्बो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बढ़ना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द इंक्रीज यूटेराइन ब्लड फ्लो अकरिंग एट अ रेगुलर इंटरवल और लॉस मोर देन 80 ml इज कॉल्ड। ओके, रेगुलर इंटरवल पे ब्लड लॉस हो रहा है कितना, 80 ml से ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। तो ऑप्शन आपका जो पहला है दैट इज़ एपीमेनोरिया। एपीमेनोरिया को एपीमेनोरिया को पॉलीमेनोरिया भी कहते हैं। पॉलीमेनोरिया मतलब जब रेगुलर और फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो लेस देन 21 डेज। जब लेस देन 21 डेज में अगर साइकिल आ रही है तो उसको हम एपीमेनोरिया बोलते हैं और पॉलीमेनोरिया कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज़ द हाइपरमेनोरिया। ओके, ये है हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया को मेनोरेजिया भी बोलते हैं। मेनोरेजिया जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 80 ml से ब्लड लॉस जो होता है वो 80 ml से ज़्यादा हो या 6 दिन से ज़्यादा हो तो उसको हाइपरमेनोरिया और मेनोरेजिया बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो गया। ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो लेकिन मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। मेट्रोरेजिया इन द सेंस कि भाई जब कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन बिटवीन ब्लीडिंग आने लग जाए, कभी टाइम पे इरेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। कभी आ जाती है नॉर्मल टाइम पे, कभी नहीं आती है, कभी लेकिन इसमें नॉर्मल ब्लड लॉस आपका नॉर्मल होगा मेट्रोरेजिया में। इट इज़ द करेक्ट क्लासिकल फीचर ऑफ मेट्रोरेजिया। तो ये चारों ऑप्शन है, तो ऑप्शन अपना जो करेक्ट है आंसर दैट इज़ द आंसर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट में। अबव गिवन डेफिनेशन यस इंडिकेट हाइपरमेनोरिया, एपीमेनोरिया, टू फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन आते हैं जिसको मैंने बताया था एग्जैक्ट डेफिनेशन लेस देन 21 साइकिल। क्रिप्टोमेनोरिया जहाँ पे मेंस्ट्रुएशंस लाइक सिम्टम्स होते हैं लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है। मेट्रोरेजिया जहाँ पे ब्लड लॉस बिटवीन द मेंस्ट्रुअल हो, इसको इंटर मेंस्ट्रुएशंस भी कह सकते हो, एक अलग डेफिनेशन है। बट मेट्रोरेजिया एग्जैक्टली क्या है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना नॉर्मल ब्लड लॉस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डस्की ह्यू of the vestibule of the anterior vaginal wall due to the local vascular congestion is called। मतलब जब vascular congestion हो रहा है और आपका anterior vaginal wall कैसा दिख रहा है, डस्की हो, इसी को ब्लूइश डिस्कलराइजेशन भी कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसा ये क्वेश्चन मैं इसमें कुछ पहले भी साइन डिस्कस कर चुका हूँ। ओसिएंडर साइन, जब लेटरल फॉर्निक्स पे पल्सेशन फेल्ट हो दैट इज द ओसिएंडर साइन। चैडविक साइन, ओके, चैडविक साइन और आपका जैक्वेमियर साइन दोनों सेम होता है, दोनों को एक ही कहते हैं, जिसमें डस्की हुई या ब्लूइश डिस्कलराइजेशन हो जाए एंटीरियर वेजाइनल वॉल का, जिसको बोलते हैं चैडविक साइन। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बी। चलो सी भी देख लेते हैं। गुडल साइन जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, गुडल साइन इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, विलियम गुडल ने दिया था। होमान साइन, ये एक नया साइन है, होमान साइन इट इज़ द मेन क्लासिकल साइन ऑफ द डीवीटी।
डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एक क्लासिकल फीचर्स है। जब आप नी का डॉर्सीफ्लेक्स कराओगे और जैसे आप डॉर्सीफ्लेक्स कराओगे, डॉर्सीफ्लेक्स कराने के बाद अगर पेशेंट्स को काफ मसल्स में पेन होने लगे तो दैट इज़ द होमन साइन। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है बी। ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर। चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन मैंने बता दिया, पल्सेशन फेल्ट हो रहा है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स जो हो रहा है आपका गुडल साइन, इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन की वजह से और हार्मोनल की वजह से भी। होमन साइन, डिस्कम्फर्ट बिहाइंड द नी ऑन फोर्स ऑन डॉर्सीफ्लेक्स, जैसे आप फुट का डॉर्सीफ्लेक्स कराओगे और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होने लगे, काफ मसल में पेन होने लगे तो दैट इंडिकेट द पेशेंट सफर फ्रॉम डीवीटी, दैट इज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ मैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ यूट्रस इज अ मिड वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस एट विच वीक ऑफ गेस्टेशन। क्वेश्चन समझते हैं हम, कहाँ भी हमारे यूट्रस कहाँ पे है बीच में, बिटवीन द प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड अम्बिलिकस। यहाँ पे जो रूल ऑफ 4 है वो लगता है। रूल ऑफ 4 मैं समझाता हूँ क्या कहता है रूल ऑफ 4। पहले 12 वीक पे ये समझते हैं, 12 वीक पे आपका जो यूट्रस होता है वो होता है अम्बिलिकस के वहाँ पे। 24 वीक पे आपका यूट्रस जो होता है वो होता है आपका 12 वीक पे होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस के वहाँ पे, 24 वीक पे होता है आपके अम्बिलिकस के वहाँ पे, और 36 वीक पे होता है आपका ज़िफिस स्टर्नम के वहाँ पे, है ना। तो ये 12 वीक हो गया। 12 में अगर आप 4 जोड़ो तो फिर 16 वीक आता है। तो 16 वीक में कहाँ के बीच में होगा, अम्बिलिकस और प्यूबिस सिम्फाइसिस के बीच में कब होगा, 16 वीक पे, ठीक है। फिर 16 में आप 4 और जोड़ो तो 20 वीक हो जाएगा, देन 24 वीक। तो 16 और 20 वीक आपका जो होगा वो प्यूबिस सिम्फाइसिस यहाँ और इसके बीच में होगा यूट्रस। तो ऑप्शन देखते हैं, 12 वीक पे होगा आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस पे, 24 वीक पे हो गया आपका अम्बिलिकस के वहाँ पे, 16 वीक पे होगा अम्बिलिकस और प्यूबिस सिम्फाइसिस के बीच में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 16 वीक्स। 28 वीक्स इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये अम्बिलिकस के ऊपर चल जाएगा, सी यहाँ पे होगा आपका। अगर 24 में अगर आप 4 जोड़ो तो 28 होगा, और 28 वीक में ज़िफिस स्टर्नम और अम्बिलिकस के बीच में आपका यूट्रस होगा, दैट इज़ द 28 वीक। तो करेक्ट आंसर इज द सी। Correct answer is C. Now next question, the total iron requirement during pregnancy approx। देखो पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था फर्स्ट टू फर्स्ट, वो क्वेश्चन था कितना एलिमेंटल आयरन फीमेल को जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन चेंज है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 60 mg करके आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पूरी प्रेगनेंसी में कितना आयरन की ज़रूरत पड़ती है एक फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो करेक्ट आंसर हमारा जो जाता है इसमें 1000 mg जाता है। 60 mg तो एक टैबलेट में एलिमेंटल आयरन प्रेजेंट होता है वो होता है, ठीक है। दैट इज़ द करेक्ट आंसर इज योर ए, नॉट द डी। करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। ब्लाइटेड ओवम मीन्स, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें। ब्लाइटेड ओवम मतलब होता है ओवम विदाउट एम्ब्रियो, सीधा सीधा है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ओवम विद, जैसे ये ओवम है लेकिन इसमें कोई एम्ब्रियो नहीं है, जैसे बाहर ट्रोफोब्लास्ट है ना, लेकिन अंदर इनर सेल मास अब्सेंट है। इनर सेल मास क्या है, अब्सेंट है, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम, ओवम विदाउट एम्ब्रियो। देखते हैं आंसर, आंसर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं काफ़ी लेक्चर लाने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फीटल सर्कुलेशन फंक्शनल फुली एट, मतलब फीटल का सर्कुलेशन फुल कब डेवलप हो जाता है। तो इसमें मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे ही आपका प्लेसेंटा फुल फॉर्म हो गया, और प्लेसेंटा आपका फुल फॉर्म होता है 12 वीक पे, जैसे प्लेसेंटा फुल फॉर्म हो गया मतलब फीटल का सर्कुलेशन फॉर्म हो गया, तो ऑब्वियस आंसर क्या जाएगा, आंसर ए, ठीक है। बाकी आंसर इनकरेक्ट है, आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, और आगे बढ़ते हैं। मेमोरी ग्लैंड इन मैमल्स आर मॉडिफाइड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। मेमोरी ग्लैंड विच प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट, जो मैमल्स में होती है वो किसका मॉडिफिकेशन है। तो इसमें कुछ लोग स्वेट ग्लैंड भी मानते हैं, कुछ लोग सिबेसिस ग्लैंड भी मानते हैं, बट बेस्ट आंसर आप देखो अगर ये दोनों ऑप्शन में है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गए। बहुत सारी बुक्स स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड मानते हैं, बहुत सारी बुक्स सिबेसियस ग्लैंड का मॉडिफाइड मानते हैं,
बट अगर बेस्ट आंसर जाएँ तो आई थिंक सो स्वेट ग्लैंड होना चाहिए। स्वेट ग्लैंड इज़ अ मॉडिफिकेशन, बाकी सीबेसियस भी गलत नहीं है। तो मैं अगर मैं होता तो मैं ऑप्शन सी पे जाता। लेट्स सी इन्होंने क्या देखा है, ऑप्शन सी। ओके, इन्होंने भी ऑप्शन सी माना है। मेमोरी ग्लैंड आर द मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, दैट्स द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है। कुछ लोग जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लोग ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये सीबेसियस ग्लैंड का भी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, आंसर करेक्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट विद द प्रोलैप्स कॉर्ड वुड बी। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। आपको पूछा इमीडिएट, सबसे पहला नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा अगर एक फीमेल को प्रोलैप्स कोड होगा। प्रोलैप्स कोड इन द सेंस कि भाई वेजाइनल रूट्स में सबसे पहला आपका कोड पहले आ गया है, कोड आपकी बाहर आ चुकी है उस ट्रैक्ट के, तो आपका सबसे पहला नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो लेट डी मॉनिटर फीटल हार्ट साउंड। ओके, मॉनिटर फीटल हार्ट साउंड देखते हैं, क्यों, क्योंकि कोड अगर बाहर आ गई है तो कोड कंप्रेशन होगा। कोड कंप्रेशंस की वजह से फीटल हाइपोक्सिया सिचुएशन में जाता, हाइपोक्सिया में गया तो उसको कंपनसेशंस करने के लिए टेकीकार्डिया वाली हार्ट रेट बढ़ाएगा अपनी, तो उसकी हार्ट साउंड भी फ्लक्चुएट होगी, तो हम मॉनिटर हार्ट साउंड करते हैं। ओके, लेकिन ये इमीडिएट मैनेजमेंट नहीं है, इमीडिएट एक्शन नहीं है। लेट्स सी सेकंड ऑप्शन, ये करेक्ट है, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ प्रोलैप्स कॉर्ड, लेकिन इमीडिएट नहीं है। लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। कवर विथ एक्सपोज विद स्टेराइल ड्रेसिंग, ओके, दिस आल्सो मैनेजमेंट ऑफ प्रोलैप्स कॉर्ड। क्या करना है, 4x4 का जो आपका ड्रेसिंग आता है उसको आप एनएस में डिप करके उसको जो कोड एक्सपोज हुई है उसको आप कवर करते हैं, ताकि वो नेक्रोसिस प्रोसेस में ना जाए, वो और इन्फेक्टेड प्रोसेस में ना जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट में जैसे होगी तो इन्फेक्ट हो सकती है, उस पर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, तो इस वजह से हम उसको तुरंत ही कवर करते हैं। तो ये भी एक है। कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस, यस, दिस आल्सो करेक्ट, क्योंकि जैसे ही कोड प्रोलैप्स हुई तो इट इज़ अ एमरजेंसी सिचुएशन, एज सुन एज पॉसिबल आपको लेबर रूम में जाके डिलीवरी करवानी है, चाहे हम हिस्टेक्टमी करें, एग्जामिनर जो भी करें, बट फटाफट आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको डिलीवरी करवानी होती है। दैट्स आल्सो करेक्ट, बट इट्स नॉट इमीडिएट। लेट्स सी द ऑप्शन डी, प्लेस द मदर इन अ नीचेस्ट पोजीशन। ओके, ये है आपका इमीडिएट। सबसे पहले मदर को आपको नीचेस्ट पोजीशन में डालनी है। अगर इसमें अगर ट्रेंडलन बग होता तो और अच्छा होता, और अगर बेस्ट पोजीशन और देखे तो सिंस पोजीशन होती है ना। तो सबसे पहले आपको एज अ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको नीचेस्ट पोजीशन, ट्रेंडलन बग पोजीशन, ये आपको देनी है। तो इमीडिएट मेरे हिसाब से डी जाना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज डी। देखते हैं आंसर क्या है। ओके, आंसर है आपका ओह डी है। एलिवेट द प्रेजेंटिंग पार्ट दैट लाइंग ऑन द कोड बाय ग्लव फिंगर। ग्लव फिंगर से आपको पॉसिबल है तो उसको अंदर भेज देना है, अंदर इंसर्ट कर देना है। देन वी आर गोइंग टू द पोजीशन जिसमें हम एलिवेट सिम्स पोजीशन देते हैं, बेस्ट पोजीशन। ये क्वेश्चंस दिल्ली एम्स में एक दो बार पूछा गया है, जिसमें एक बार तो ट्रेंडलन बग पोजीशन दे रखी थी, एक बार एलिवेटेड सिम्स पोजीशन। अगर एलिवेट सिम्स पोजीशन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसी में जाना है, सेकंड प्रायोरिटी आपको ट्रेंडलन बग में जाना, और थर्ड प्रायोरिटी में आपको जाना है नीचेस पोजीशन में। देन आपका काम क्या होगा, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, क्योंकि फीमेल तो ठीक है, लेकिन जो फीटस है वो हाइपोक्सिया सिचुएशन में जा रहा है तो आपको ऑक्सीजन देनी है। प्रिपेयर फॉर द इमीडिएट बर्थ, आपको तुरंत लेबर रूम में जाके बर्थ करवाने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज बाय प्रोजेस्टासर्ट पर डे। ओके, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि एक प्रोजेस्टासर्ट है, इट इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव में है, पढ़ते हैं हम प्रोजेस्टासर्ट, तो पर डे कितना ये मेडिसिन्स, कितना ये रिलीज़ करता है। तो इसका सीधा आंसर जाता है सी, 65 माइक्रोग्राम। 65 माइक्रोग्राम जाता है पर डे के हिसाब से, है ना। इसका सीधा आंसर है सी, 65 माइक्रोग्राम। 38 mg की ये IUCD होती है जो 65 माइक्रोग्राम पर डे जाता है। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म एक्शंस की बात करूं तो जो ये रिलीज़ करता है उसकी वजह से आपका म्यूकस जो प्लग होता, म्यूकस जो होता है वो प्लग फॉर्म करता है, म्यूकस गाढ़ा होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से अगर आप स्पर्म वहाँ से पेनिट्रेट नहीं कर पाता, मतलब स्पर्म के एंट्री पॉइंट को रोकता है। करेक्ट है। सो
थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला सीरीज़ था ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का। बहुत जल्दी मैं फिर से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब भी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं इसका पॉइंट यूट्रस का सब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर बेल आइकन को बजा दे तो अच्छा है। थैंक यू।